नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीचिंग रवि पर। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी टियर 4 के लिए विज्ञान को एनसीईआरटी किताबों के आधार पर कवर करेंगे। यह वीडियो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखें। और यहाँ मिलेगा आपको बीपीएससी टियर 4 के लिए सरल और प्रभावी विज्ञान। हमारा आज का टॉपिक है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं, और यह टॉपिक एनसीईआरटी क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 से लिया गया है। इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक है हमारा तड़ित, और इसमें हम जानेंगे कि तड़ित पैदा कैसे होती है। सेकेंड टॉपिक है हमारा रगड़ द्वारा आवेश, और तीसरे टॉपिक में हम जानेंगे आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। फोर्थ टॉपिक है हमारा आवेश का स्थानांतरण, और ये भी जानेंगे कि तड़ित चालक क्या होता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे कि भूकंप का क्या कारण है, और इसी टॉपिक में हम जानेंगे कि पृथ्वी की संरचनाएं के बारे में। तो यह चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम के लिए। वीडियो को पूरा जरूर देखें, नहीं तो आप ये सारे प्रश्न मिस कर देंगे जो एनसीईआरटी से लिया गया है, और आज कुछ ज़्यादा ही प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं। और इस क्लास का पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। अध्याय 12 कुछ प्राकृतिक परिघटनाएं। इस अध्याय में हम तड़ित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा तड़ित। तो चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा इसका बेसिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि तड़ित कैसे पैदा होती है। तो ध्यान से सुनिएगा, बादलों में आवेश के जमा होने से तड़ित पैदा होती है। तड़ित एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी है। तो जैसे कि यहाँ पर भी बताया गया है कि बादलों में आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह दर्शाया कि तड़ित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है, और इस तथ्य को स्वीकारने में लगभग 2000 वर्ष लगे। सेकेंड टॉपिक है हमारा रगड़ द्वारा आवेश। तो इस पॉइंट में सिर्फ यही बताया गया है कि जब प्लास्टिक की कंघी को बालों पर रगड़ते हैं तो यह कुछ विद्युत आवेश प्राप्त कर लेती है, और अर्थात कंघी आवेशित हो जाती है। और कंघी के आवेशित होने के साथ साथ बाल भी आवेशित हो जाता है, परंतु जब बाल तथा कंघी दोनों अलग अलग प्रकार के आवेश में आवेशित हो जाते हैं तो इसलिए बाल कंघी की ओर आकर्षित होने लगते हैं। थर्ड टॉपिक है हमारा आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन्य क्रिया। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले हम क्रियाकलाप 12.3 को समझते हैं। तो जैसा कि आप चित्र 12.1 में देख रहे हैं, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और चित्र 12.2 में दर्शाया गया है कि समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया, और चित्र 12.3 में बताया गया है कि विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो फर्स्ट याद रखिएगा, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। सेकेंड, समान आवेशों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। थर्ड, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट कथन के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। तो इन तीनों क्रियाकलाप के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, और यह भी कह सकते हैं कि, तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और इन दो आवेशों में एक को धन आवेश यानी प्लस तथा दूसरे को ऋण आवेश यानी माइनस कहते हैं। तो इसे याद रखिएगा। तो एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यह भी याद रखिएगा कि इन दो आवेशों में एक को धन आवेश यानी प्लस तथा दूसरे को ऋण आवेश यानी माइनस कहते हैं। और इस पॉइंट में बताया गया है कि मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धनावेश कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, ये भी इसके द्वारा भी प्रश्न बन सकते हैं। तो क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा धनावेश कहते हैं। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं, वे स्वयं गति नहीं करते। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है। तो इसे याद रखिएगा। तो इस पॉइंट से भी प्रश्न बन सकते हैं।
फोर्थ टॉपिक है हमारा आवेश का स्थानांतरण। तो इसे भी क्रियाकलाप के द्वारा बताया गया है। तो क्रियाकलाप के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि, ध्यान से सुनिएगा, विद्युत आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अन्य आवेशित वस्तु में चालक धातु द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। और इस क्रियाकलाप के द्वारा यह भी बताया गया है कि एल्युमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती है और समान आवेश वाली पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। और इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं, और इस युक्ति को विद्युतदर्शी कहते हैं। तो इसमें यही इम्पोर्टेंट है कि विद्युत आवेश किसी आवेशित वस्तु से किसी अन्य आवेशित वस्तु में चालक धातु द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला पॉइंट है भूसंपर्कण। तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को भूसंपर्कण कहते हैं। और विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन्न विद्युत आघात से हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण की व्यवस्था की जाती है। पांचवा टॉपिक है हमारा तड़ित की कहानी। तो जैसा कि चित्र 12.5 में आप देख रहे हैं, आवेश के संचयन से तड़ित का होना। तो इस पॉइंट में बताया गया है कि आवेशों का पृथक कैसे होता है। तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि वैज्ञानिकों ने प्रयोग द्वारा यह पाया कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती है और जल की बूंदें नीचे की ओर आती है, और इस तेज गतियों एवं उत्पन्न घर्षण के कारण बादलों में जो बर्फ कण और पानी के बहुत छोटी बूंदें होती हैं वे धनावेशित हो जाती हैं एवं बड़ी बूंदें ऋणावेशित। अब जानते हैं बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। तो अभी जो बताया गया उसी के आधार पर धनावेशित बूंदें हल्की होने के कारण ऊपर उठकर बादलों के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाती हैं, तथा बादलों के ऊपरी भाग में एकत्रित हो जाने के कारण ऋण आवेशित भारी बूंदें बादलों के निचले भाग में एकत्र हो जाती है, और इस प्रकार धनावेशित एवं ऋण आवेशित बादलों का निर्माण होता है। और धरती के निकट भी धनावेशन का संचयन होता है। जब संचित आवेशों का परिणाम अधिक हो जाता है तो वायु आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती, क्योंकि वायु विद्युत का हीन चालक है, और धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेशों के मिलने के कारण प्रकाश की चमकीली धाराएं तथा ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे तड़ित के रूप में देखा जाता है, और बोलचाल की भाषा में इसे बिजली गिरना कहा जाता है। यह प्रक्रिया विद्युत विसर्जन कहलाता है। तो ये था तड़ित की कहानी। अब चलते हैं आगे। अभी जो बताया गया आप चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं। और इस पॉइंट में बताया गया है कि विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया दो या दो से अधिक बादलों के बीच तथा पृथ्वी के बीच होती है। तो आप देख सकते हैं और समझकर भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक बादलों के बीच तथा पृथ्वी के बीच होती है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया। अगले पॉइंट में बताया गया है तड़ित से सुरक्षा। तो इसमें एक दो पॉइंट आपको बताया जा रहा है, ऐसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर हाईलाइट किया गया है सुरक्षित स्थान का पता लगाना। तो कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियाँ व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। और इस पॉइंट में बताया गया है कि तड़ित झंझा के समय क्या करें क्या ना करें। चित्र 12.6 में भी आप देख सकते हैं तड़ित के समय सुरक्षित स्थिति। टॉपिक नंबर 12.7 भूकंप। और इस पॉइंट को भी जान लेते हैं तड़ित चालक क्या होता है। चित्र 12.7 में आप देख सकते हैं तड़ित चालक। तो तड़ित चालक एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो याद रखिएगा, तड़ित चालक एक ऐसी सुरक्षा युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। और किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवारों पर धातु की मोटी छड़ स्थापित कर दी जाती है, और धातु की छड़ की लंबाई भवन के ऊंचाई से अधिक होती है, और छड़ का ऊपरी सिरा नुकीला एवं त्रिशूल के आकार का होता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। तड़ित चालक और छड़ का निचला सिरा धातु की प्लेट से बांधकर जमीन में काफ़ी नीचे गीले जमीन में गाड़ दिया जाता है, और धातु की छड़ से विद्युत आवेश जमीन तक सरलता से पहुंच जाता है। इससे भवन तथा उसमें रहने वाले लोगों का कोई नुकसान नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले भूकंप के बारे में थोड़ा बेसिक जान लेते हैं।
तो भूकंप से बाढ़, भूस्खलन तथा सुनामी आ सकते हैं और सुनामी में भूकंप के कारण समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती है, जिससे तटीय इलाके में जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में हुई भूकंप के कारण विशाल सुनामी आया था, जिसमें कई समुद्र तटीय इलाकों में लाखों लोगों की जान चली गई थी। 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। आप चित्र 12.8 में देख सकते हैं कश्मीर में भूकंप। अब जानते हैं भूकंप क्या होता है। तो पृथ्वी के भूतल का कंपन एकाएक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के भूपटल का कंपन एकाएक हिलना अथवा झटका लगना भूकंप कहलाता है। यह बहुत कम समय तक रहता है। पृथ्वी के स्थल मंडल यानी भूपटल के ऊपर गहराई में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। जब भूकंप की तीव्रता अधिक होती है तब उसका अनुभव होता है। अधिक तीव्रता का भूकंप भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को बहुत अधिक क्षति पहुंचाते हैं। इससे जीवन तथा संपत्ति की बहुत हानि होती है। अब जानते हैं भूकंप का क्या कारण है। ये तो आप जान ही गए होंगे कि भूकंप उत्पन्न कैसे होता है। तो याद रखिए, पृथ्वी के स्थल मंडल यानी भूपटल के भीतर गहराई में उथल पुथल के कारण भूकंप उत्पन्न होता है। तो इसे भी ध्यान से सुनिएगा। भूपटल व उत्तरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर मोटी परतें होती है। इन्हें टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और पूरी धरती ऐसे 12 प्लेटों पर स्थित है, जो तरल पदार्थ लावा के ऊपर तैर रही होती है। और इस प्लेटों के आपस में रगड़ अथवा टकराव के कारण एक प्लेटें दूसरे प्लेट के ऊपर, नीचे या बगल में चली जाती है और इसके फलस्वरूप भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है और भूपटल में उत्पन्न विक्षोभ ही भूकंप है। तो आप समझ ही गए होंगे कि भूपटल व उत्तरी मेंटल को लिथोस्फीयर कहते हैं। ये 50 किलोमीटर मोटी परतें होती हैं। इसे टेक्टोनिक प्लेट कहा जाता है। और पूरी धरती ऐसे 12 प्लेटों पर स्थित है, जो तरल पदार्थ लावा के ऊपर तैर रही होती है। और इन प्लेटों के आपस में रगड़ अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर, नीचे या बगल में चली जाती है। इसके फलस्वरूप भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है और भूपटल में उत्पन्न विक्षोभ ही भूकंप है। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद आते हैं और पृथ्वी की इस परत को भूपटल कहते हैं। और पृथ्वी की यह परत एक खंड में नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित है और प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। और ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब एक दूसरे से रगड़ खाती है तो यह टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे चली जाती है। तो इसके कारण भूपटल में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई देता है। आप चित्र 12.11 में देख सकते हैं पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। अगला हमारा पॉइंट है, पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा इसकी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा इसकी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गति के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः यहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। तो याद रखिएगा, भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अतः यहाँ जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती है, वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। और इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। और यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन दिया रहेगा और उसी में ऑप्शन में ये सारे नाम रहेंगे, तो इसे याद रखिएगा। तो भारत के अति भूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं और दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। आप चित्र 12.12 में देख सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी के प्लेटों की गतियाँ। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये पूछा भी गया एग्जाम में कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रेक्टल पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। तो इसे ध्यान से सुनिएगा, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रेक्टल पैमाने पर व्यक्त किया जाता है।
और इसमें और पॉइंट बताया जा रहा है कि इस पैमाने का आविष्कार भू भौतिक शास्त्री चार्ल्स रेक्टल ने 1935 में किया था। तो याद रखिएगा, रेक्टल पैमाने का आविष्कार भू भौतिक शास्त्री चार्ल्स रेक्टल ने 1935 में किया था। यदि भूकंप का रेक्टल पैमाने का परिमाण 7 से अधिक हो तो भूकंप विनाशकारी होता है, और भुर्ज तथा कश्मीर में आए भूकंपों का परिमाण 7.5 से अधिक था। और 26 अप्रैल 2015 में नेपाल में आए भूकंप का रेक्टल पैमाने का परिमाण 7.8 था। अगला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भूकंप लेखी। तो भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं और इन तरंगों को भूकंपी तरंगे कहते हैं, और इन्हें काफ़ी इंपॉर्टेंट है भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। आप चित्र 12.13 में देख सकते हैं भूकंप लेखी उपकरण, और चित्र 12.14 में भूकंप का चित्र। तो आप कह सकते हैं कि भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, जैसे कि चित्र 12.14 में आप देख रहे हैं, और इन तरंगों को भूकंपी तरंग कहते हैं और इन्हें भूकंप लेखी उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। और विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भांति डेसिबल एक अन्य उदाहरण है। और यहाँ पर बताया गया भूकंप से बचाव। यदि आप घर में हैं तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले तथा झटकों के रुकने तक वहीं रहें, और ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आप पर गिर सकती है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। और अगले पॉइंट में बताया गया कि यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब दो पिंड ए और बी को एक दूसरे से रगड़ा जाता है और ए पर आवेश आ जाता है प्लस क्यू, तो बी पर आवेश है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस क्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जब एक आवेशित पिंड बी को धनावेशित पिंड ए के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए अपना आवेश खो देता है। तो याद रखिएगा, जब एक आवेशित पिंड बी को धनावेशित पिंड ए के संपर्क में लाया जाता है तो ए अपना आवेश खो देता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़, इसका आंसर डायरेक्ट बताया जा रहा, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो याद रखिएगा, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट किया जा रहा, पृथ्वी पर पाई जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या 7 है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। छठा क्वेश्चन है हमारा, बिजली के सुचालक आवेशों को उनके माध्यम से प्रवाहित होने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रेक्टल पैमाने पर किस तीव्रता वाले भूकंप विनाशकारी माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। आठवां क्वेश्चन है हमारा, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे कहते हैं, तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट अधिकेंद्र, बी भूकंपीय फोकस, सी दोष और डी भूकंपीय तरंगे। तो याद रखिएगा, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे भूकंपीय फोकस कहते हैं। नौवां हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है, तो आप ऐसे भी देखकर बता सकते हैं, लकड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो ऑप्शन दिया हुआ है, तांबे की छड़ को, प्लास्टिक पैमाने को, ऊनी वस्त्र को, फूला हुआ गुब्बारे को। इसका आंसर हो जाएगा तांबे की छड़ को। तो तांबे की छड़ को रगड़कर आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। 12वां हमारा क्वेश्चन है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं। और 13वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विपरीत आवेशों के बीच होता है तो आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है तो ऋण आवेश उत्पन्न होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कांच को रेशम से रगड़ने पर रेशम में उत्पन्न होता है ऋण आवेश। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत जिसमें ऐसे आवेश होते हैं जो गतिमान नहीं होते हैं तो खाली स्थान विद्युत कहलाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थिर विद्युत कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बहने वाले आवेशों से युक्त बिजली को क्या कहते हैं, तो विद्युत धारा कहते हैं।
थर्ड क्वेश्चन है हमारा, दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को खाली स्थान करते हैं जबकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, दो धनात्मक आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं जबकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के पास रखकर आवेशित करना खाली स्थान द्वारा आवेशित करना कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, प्रेरण द्वारा आवेशित करना कहलाता है। और यहाँ से जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसका डायरेक्ट आंसर बताया जा रहा, तो ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई आवेशित वस्तु किसी अनावेशित विद्युतदर्शी की डिस्क को स्पर्श करती है तो पत्तियाँ फैल जाती हैं। सिक्स क्वेश्चन है, यदि आप किसी आवेशित वस्तु को अपने हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह बहुत अपना आवेश खो देता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर एक विद्युत चालक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक है, विद्युत चालक है। सातवां हमारा क्वेश्चन है, एक परमाणु में इसका आंसर बताया जा रहा, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। तो याद रखिएगा, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है जबकि प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। आठवां क्वेश्चन है, विद्युत विसर्जन दो विपरीत आवेश वाले बादलों के बीच आवेशों के भारी प्रवाह के कारण होता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आवेशों। तो विद्युत विसर्जन दो विपरीत आवेश वाले बादलों के बीच आवेशों के भारी प्रवाह के कारण होता है। नवां क्वेश्चन है, पृथ्वी के आंतरिक गहराई में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। तो याद रखिए, पृथ्वी के आंतरिक गहराई में टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण भूकंप आते हैं। दसवां हमारा है, गतिमान प्लेटों के बीच टूट या दरार को खाली स्थान कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रंश। तो याद रखिएगा, गतिमान प्लेटों के बीच टूट या दरार को भ्रंश कहते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था और इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे वो सभी को आपको बता दिया गया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।